Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMR Sompura. So without wasting time, अभी तक हमने जो भी हमने सम किए हैं मटेरियल कॉस्टिंग के उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो सम कर लिए थे मटेरियल स्टोर्स लेजर्स के। अब ये सेवेंथ सम करने जा रहे हैं। सेवेंथ सम जो है वो फीफो मेथड है। सर फीफो मेथड है और उसमें बेस स्टॉक नहीं है, तो एकदम सिंपल सा सम है। ये आप खुद से भी कर सकते हो, होमवर्क मैंने पूरा चेक कर लिया है, कुछ भी नहीं है नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज आपको बता देता हूँ, रिटर्न करना मतलब वापस इश्यू कर देना। रिटर्न करना मतलब वापस इश्यू कर देना। ठीक है, 50 टन 15 टन आपने रिटर्न किया तो रिटर्न करना मतलब वापस इश्यू कर देना। अब रिटर्न कर रहे हो तो जो मटेरियल आपने लिया होगा उसी प्राइस पे रिटर्न करोगे ना, ये सोचना है। ठीक है, तो ये रिटर्न वाला एक बारी बता देता हूँ रिटर्न तक, फिर आप खुद से ही कर सकते हो ये सब। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, फीफो मेथड है। फर्स्ट के दिन आपका इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, वो उन्होंने बोल दिया था कि 520 के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर इश्यू किया 70 100 और 80। सर इश्यू किया होगा तो ये 200 वाले एक ही पड़ा हुआ है, एक ही टाइप का गुड्स पड़ा हुआ है, तो उतना ही इश्यू किया होगा। 70 200 पे, 100 200 पे, 80 200 पे। सर ये बचा हुआ गुड्स उन्होंने लिख दिया एक बारी, ये दो बारी और ये तीसरी बारी। 5 तारीख को इतना गुड्स पड़ा हुआ है सर, और मैंने 13 तारीख को 200 यूनिट परचेज किए 190 के ऊपर। सर ये 250 जो पड़े हुए थे वो तो मैंने लिख ही दिया। सर ये 200 190 वाले वापस मेरे पास आए। 200 190 वाले वापस मेरे पास आए। ठीक है सर, फिर उन्होंने बोला है रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 15। सर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट है, रिटर्न फ्रॉम लिखा है। रिटर्न फ्रॉम का मतलब क्या? सर हमें मिला, डिपार्टमेंट ए को हमने डिपार्टमेंट ए को गुड्स भेजा था, उसने हमें वापस रिटर्न कर दिया। तो डिपार्टमेंट ए को हमने जो गुड्स भेजा था वो वापस उसने हमें रिटर्न कर दिया। तो सर हमने इश्यू कौन सा किया था? सर ये 200 वाले इश्यू किए थे। हमने अभी तक एक ही इशू किया है 200 वाला, तो वही वापस आया होगा। इसी वजह से ये 15 यूनिट 200 वाला था 300। करेक्ट है। तो सर इशू, अगर डिपार्टमेंट हमें इशू करता है तो वो हमारे लिए रिसीट हो जाती है, और हम डिपार्टमेंट को रिटर्न करते हैं। कई बार होता है कि डिपार्टमेंट ने हमें रिटर्न कर दिया या हम डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट को रिटर्न कर रहे हैं। तो सर डिपार्टमेंट अगर हमें रिटर्न कर रहे हैं तो वापस हमारे लिए रिसीट बन जाती है। तो सर ये 15 200 तो 3000। करेक्ट है। तो सर अब ये मेरे पास कितना हो गया सर? ये 250 और 200 तो थे ही, तो ये दोनों तो मेरे पास है, और ये 15 भी वापस आ गया, 15 भी वापस आ गया। ये अगेन अलग से लिखना है आप, टोटल करके मत लिख देना इसके साथ, पहले ही बोल देता हूं। ये अलग से आपको लिखना पड़ेगा। ओके, जो वापस आया है वो अलग से लिखना है। सर उसके बाद उन्होंने बोला 180 टन हमने इशू किए, तो 180 टन फीफो, तो जो ओल्ड वाला है उसमें से सबसे पहले इशू करेंगे। ये 250 में से 180 चले जाएंगे, तो 250 में से 180 जाएंगे तो 70 बचेंगे, 200 14,000। बाकी के ये दोनों तो पूरे के पूरे बचेंगे, देख लो। सर फिर और 240 यूनिट 195 के ऊपर, देखो उन्होंने बोला है रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, 240 यूनिट 195 के ऊपर सर रिसीव हुए। सर ये तीन टाइप के यूनिट्स तो हमारे पास पड़े थे, और ये 240 आए तो ये रहा। करेक्ट है। फिर उसके बाद हमने कुछ इश्यू किया है, 300 यूनिट इश्यू किए। सर 300 यूनिट इश्यू किए, थोड़ा ध्यान से। सर अब थोड़ा ध्यान से, पिछली बारी में देखो यहां से यहां तक मेरे पास गुड्स थे, 300 यूनिट मुझे इश्यू करने हैं। पहले ये 70 तो जाएंगे, फिर ये 200 भी जाएंगे मतलब 270, अब ये 15 भी जाएंगे। अभी और 15 की जरूरत है, और 15 की जरूरत है, तो ये 240 में से और 15 जाएंगे। मतलब ये तीनों तीन नलीफाई हो गए, और ये 240 में से 15 चले गए तो 15 बचे, मतलब 225 बचे 195 वाले। तो ये 43,875 हमारा बचा। सर और मैंने 320 परचेस किए, ये रहा 300, 300 इशू कर दिए, 320 परचेस किए, ये रहा 320 परचेस। सर जो था वो तो लिख दिया, और जो नया आया वो भी मैंने लिख दिया। करेक्ट सर, हो गया सर, कोई इशू नहीं है। सर अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब बोल इशू 115 टन्स टू डिपार्टमेंट बी। ठीक है, 115 टन्स हम इशू कर रहे हैं। सर जो हमारे पास है उसमें से इशू कर दो। सर जो पुराना वाला है 225 में से 115 इशू कर दो, दैट्स इट। करेक्ट है, वो लिख दिया। 225 में से 115 माइनस कर दिया, 110 बचा, 195 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो पूरा का पूरा बचा, ये लिख दिया। सर और 35 आया, देख लेते 35 आया। रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बी अगेन, डिपार्टमेंट बी हमें रिटर्न कर रहा है, तो सर वापस रिसीव हुआ। सर कौन सा वाला? जो डिपार्टमेंट बी को हमने 115 यूनिट भेजे थे, 195 वाले, 195 पे ही वापस रिसीव करेंगे हम।
तो सर 35 इंटू 195 6825। सर अब जो रिटर्न आया वो अलग से लिखो। सर ये 100 यूनिट तो थे ही मेरे पास, वो लिखो पहले। 320 थे ही, वो लिखो। और अब जो रिटर्न आए वो वापस थर्ड में लिखना, वो प्रायोरिटी थर्ड हो गई। अब वापस 100 यूनिट आए 200 के ऊपर 20,000। दैट्स इट। तो सर ये चार टाइप के यूनिट्स मेरे पास है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इजी सम था, इतना कुछ खास था नहीं, ये फीफो लिफो इतना खास है भी नहीं वैसे भी। ठीक है, पूछ लेते हैं, पर इजी सम है फिर भी पूछ लेते हैं, इसी वजह से करवाना पड़ता है। डन। सर ये अगेन लीफो है। सर लीफो है, एकदम एकदम इजी सा लीफो सा सम है। ये अब मैं नहीं करवा रहा, ये आप होमवर्क कर सकते हो। मैंने इंट्रोडक्शन में भी लीफो मेथड करवाया, लीफो कैसे करना है, लास्ट वाली प्रायोरिटी लेना है। बेस स्टॉक में भी करवा दिया, हालांकि बेस स्टॉक में तो अलग से करवाया था कि बेस पहले रखना है। लीफो में तो लास्ट वाला जो होता है वही आपको इश्यू करना है। करेक्ट है, तो वो आप कर सकते हो। डन है। फिर भी ना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 9 के ऊपर। प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट शोइंग प्राइसिंग ऑफ मटेरियल फॉर रिप्लेसमेंट प्राइस। सर रिप्लेसमेंट प्राइस मैंने आपको बताया था, रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब वो इश्यू प्राइस आपको दे ही देंगे, इससे इजी सम कोई नहीं हो सकता। रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब वो रिप्लेसमेंट प्राइस दे ही देंगे, उस दिन का सेलिंग प्राइस होता है वो। तो उस दिन पे जो सेलिंग प्राइस मार्केट में चल रही है उस रेट के ऊपर हम इश्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं स्टोर्स लेजर अकाउंट। देखो, चार दिनों पे इश्यू किया है, 4 दिनों की रिप्लेसमेंट प्राइस उन्होंने दे दी, मतलब ये हमारी क्या है, इश्यू प्राइस। करेक्ट है। सर स्टोर्स लेजर बना दिया, 10 कॉलम जो मैंने आपको बोली थी वो बना दी। सर ओपनिंग में कुछ बैलेंस है, हाँ सर 400 यूनिट, 4 रुपए के ऊपर ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। देखो 400 4 1600। करेक्ट है। सर 10 तारीख को हमने 100 यूनिट इशू किया 4.10 के ऊपर, जो आया वो प्लस कर दो। सीधा 400 प्लस 100 500, 1600 प्लस 410 सीधा 2010। कुछ नहीं करने का, कुछ ज्यादा सोचने का ही नहीं। फीफो लीफो में ही ज्यादा लिखना है और बेस स्टॉक मेथड में ज्यादा लिखना है, बाकी सब में तो प्लस करके ही लिखते जाओ। ठीक है। अब सर 300 यूनिट मैंने इश्यू किए, कौन से डेट के ऊपर, 15। 300 यूनिट। सर 15 डेट, यहाँ पे देखो 15वीं डेट के ऊपर 4.20 का रिप्लेसमेंट प्राइस चल रहा है। तो सर 300 यूनिट में 4.20 पे इश्यू करूंगा, 1260 का खर्चा। सर 500 में से 300 गए तो 200 बचे, और 2010 में से 1260 गए तो 750 बचे। दैट्स इट, खत्म हो गया। प्राइस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सर और 200 यूनिट आए 4.30 के ऊपर, सीधा लिख दो 200 यूनिट 430 पे ऊपर 860 रुपए का खर्चा हुआ। सर 200 में 400, 200 ऐड हो जाएंगे, 400 यूनिट 750 में 860 का खर्चा, मतलब 1610 रुपए। सर अब 250 यूनिट और इश्यू हुए, पर सर 20 तारीख को, 20 तारीख का रिप्लेसमेंट प्राइस कौन सा है, 4.40। सर 250 यूनिट 4.40 के ऊपर 1100 के ऊपर इशू कर दो। सर 400 में से 250 यूनिट गए तो 150 यूनिट बचेंगे। सर 1610 में से 1100 यूनिट गए तो 510 यूनिट बचेंगे। दैट्स इट। अगर इंट्रोडक्शन मेरा देखा होगा तो इजीली समझ आ ही जाएगा। और 400 यूनिट हमने रिसीव किए 4.50 के ऊपर, 400 यूनिट 4.50 के ऊपर 1800 रुपए। टोटल कर दो, 150 में 400 तो 550, खर्चे में खर्चा ऐड कर दिया तो 2310 आ गया। बैलेंस, हर बारी बैलेंस लिखो, कुछ नहीं बोला है परपेचुअली करना है हमें, पीरियोडिक बोला ही नहीं है तो पीरियोडिक में करूँ क्यों। मैंने पहले ही बोल दिया, फर्स्ट लेक्चर में ही बोल दिया था कि कुछ नहीं बोला हो तो हमें परपेचुअल ही करना है, पीरियोडिक करने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट है। सर अब 200 यूनिट इशू की है, कौन सी डेट को, 26 को। 26 को कौन सी प्राइस चल रही है, 4.60। 200 4.60 920 का खर्चा, 550 में से 200 गए 350 बचे। सर 2310 में से 920 गए 1390 बचे। हो गया सर काम। ओके। सर और 100 यूनिट आए 4.60 के ऊपर, ठीक है सर, खर्चा टोटल करके लिख दो, 350 में 100 मतलब 450 यूनिट, और 1390 में 460 मतलब 1850। सर और 300 गए, 300 कितने प्राइस के ऊपर, 4.80। देखो 30 तारीख 4.80 के ऊपर चले जाएंगे, 300 4.80 के ऊपर 1440। 450 में से 300 जाएंगे, 150 बचेंगे, 1850 माइनस 1440 मतलब 410। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। करेक्ट। सर ये रिप्लेसमेंट प्राइस था, इतना इजी सम था। आई होप सो डन है, आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके, चलो 10th सम पे जाते हैं। सर हमारा ये है स्टैंडर्ड प्राइस का सम है। ये कौन सा सम है, स्टैंडर्ड प्राइस का एक सम है। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब हमें डिसाइड ही करनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड प्राइस कैसे डिसाइड करनी है वो थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्टॉक्स आर इशूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, बोल दिया। अब स्टैंडर्ड प्राइस नॉर्मली दी होती है सब में, पर यहाँ पे हमें ढूंढनी पड़ेगी। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है, ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुए, नो इशू। ये ट्रांजेक्शन हुआ, इतना इशू, इतना परचेज हुआ, पर उन्होंने बोला है द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन इज ₹20। सर डेबिट बैलेंस, सर क्या है ये डेबिट बैलेंस का मतलब, ये है डेबिट बैलेंस मतलब हमें
पिछले महीने प्रीवियस मंथ में 20 रुपए का खर्चा ज्यादा हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं हम। 20 रुपए का खर्चा ज्यादा हुआ था, तो इस साल इस महीने 20 रुपए का खर्चा हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। पिछले महीने 20 रुपए का डेबिट बैलेंस मतलब खर्चा ज्यादा हुआ, तो पिछले महीने का 20 रुपए हमें इस महीने को हैंडल करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। तो सर इस महीने 20 रुपए का खर्चा तो है ही हमारे पास, इस महीने हमें 20 रुपए का खर्चा तो है ही हमारे पास। अब उन्होंने बोला है शो द स्टॉक अकाउंट फॉर द मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी indicating how you would deal with the difference in the material price variance when you prepare the profit and loss account for the month। सर ऐसा प्राइस डिसाइड करो और इंडिकेट करो कैसे हम स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड करोगे जनवरी मंथ में। देखो भाई, स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि 20 रुपए का खर्चा जो हुआ है मटेरियल प्राइस वेरिएंस 20 रुपए का है। डेबिट बैलेंस मतलब एडवर्स। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप सीखोगे तब आपको समझ आ जाएगा। एडवर्स मतलब ज्यादा खर्चा हो गया था प्रीवियस मंथ में। तो सर इस महीने स्टैंडर्ड प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, कुछ नहीं करना है ज्यादा। देखो 20 रुपए का खर्चा ऑलरेडी है। इस महीने पहले बारी जब आपने परचेस किया ओपनिंग स्टॉक में कितना गुड्स पड़ा है, कितने रुपए का गुड्स पड़ा है, तो सर 240 रुपए का गुड्स पड़ा है इंटू 10, मतलब 2400 रुपए का गुड्स पड़ा है। सर 2400 रुपए का गुड्स पड़ा है, पर आपको 20 रुपए प्रीवियस मंथ के भी रिकवर करने हैं, प्रीवियस मंथ के। तो सर 2400 रुपए का गुड्स पड़ा है प्लस 20 रुपए डिवाइड बाई कितने यूनिट्स है, 10 यूनिट। सर कुछ नहीं करो, 20 रुपए को वो एवरेज में ऐड कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब 2400 रुपए का खर्चा हुआ, ओपनिंग स्टॉक में 2400 रुपए का खर्चा है, पिछले महीने का 20 रुपए का और खर्चा था, तो मैंने इस साल का खर्चा मेरा 2420 रुपए ऐसा समझ लूंगा मैं। इस महीने का स्टार्टिंग खर्चा मेरा 2420 रुपए का है, और कितना यूनिट्स है, 10 यूनिट है। तो सर अब मेरा एवरेज प्राइस हो जाएगा 242, सिंपल। दूसरे तरीके से समझो, एवरेज प्राइस कितना था, 10 था। सर 20 रुपए का खर्चा मुझे 10 यूनिट में बांटना है, तो 20 डिवाइड बाई 10 मतलब 2 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, एवरेज में ऐड करने पड़ेंगे। सर 240 में 2 रुपीज ऐड करूंगा तो 242 हो जाएगा कि नहीं। मतलब मैं यूनिट्स का प्राइस बढ़ा रहा हूं तो प्रीवियस मंथ का जो खर्चा है वो इसमें ऐड होके एडजस्ट हो जाएगा, ये वो चीज बोल रहे, करेक्ट है। तो सर अब मैं जो भी गुड्स इश्यू करूंगा, जितने भी गुड्स इश्यू करूंगा वो 242 पे इश्यू करूंगा, 242 पे इश्यू करूंगा, 242 पे इश्यू करूंगा, कुछ नहीं करना है बस। क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस बोला है ना, स्टैंडर्ड प्राइस हमने डिसाइड कर ली, स्टैंडर्ड प्राइस हिसाब से डिसाइड कर ली। सर कुछ नहीं करना है अब। सर 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक है, सर ओपनिंग स्टॉक लिख दो। ओपनिंग स्टॉक कितना लिखना है, अभी भी बोल रहा हूँ 10, 240 और 2400 ही लिखना। मैंने इश्यू प्राइस डिसाइड की है, स्टैंडर्ड प्राइस इश्यू प्राइस है। दैट डजंट मीन कि आपका बैलेंस का प्राइस 242 लिख देना। सर ओपनिंग स्टॉक का 10, 240 और 2400 ही लिखना। सर और 5 यूनिट हमने परचेस किए, कितने के ऊपर, 260। सर 5 यूनिट 260 के ऊपर परचेस किए, 10 में 5 ऐड करो 15, और खर्चे में खर्चा ऐड करो, टोटल लिख दो। सर अब मैंने कितने यूनिट इशू किए, 3 यूनिट इशू किए, 4 यूनिट इशू किए। 3 यूनिट इशू करूंगा 242 के ऊपर, 726 का खर्चा। 15 में से 3 माइनस 12 बचे, 3700 में से 726 माइनस 2,974 बचे। सर अब 4 यूनिट इशू किए, 12 में से 4 गए, 8 बचे। खर्चे में से खर्चा माइनस किया, खर्चा बचा, सिंपल, कुछ नहीं करना है। सर अब 3 यूनिट आए, खर्चा बोल दिया 250। सर 3 यूनिट 250 रुपए मतलब 750 रुपए का खर्चा, 8 में 3 प्लस 11 हो गए। सर 968 में 750, 2756 हो गया सर। सर अब इशू किया, सर इशू करेंगे तो 242 पे ऊपर ही करेंगे, 43, 242, 242 हो गया। सर 11 में से 4 जाएंगे, 7 बचेगा, 1788। 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा, खर्चे में से खर्चा माइनस 16062 बचेगा। सर और 4 यूनिट मैंने परचेस किए, देखो 4 यूनिट वो भी 280 के ऊपर पर टन, 4, 280, 1120। सर 4 प्लस 4 मतलब 8 बचेगा, 1062 में प्लस 1120 करूंगा, 2182 करेंगे, करेक्ट है। ओके सर। अब सर उन्होंने बोला इश्यू किया 3 टन, 3 टन इश्यू करेंगे, 242 के ऊपर 726 का खर्चा। सर 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, 2182 में से 726 जाएगा, 1456 बचेगा। सर अब थोड़ा ध्यान से समझना, सर थोड़ा ध्यान से समझना। सर हमारे हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस क्या है, 5 यूनिट है, 1456 है। हमारे हिसाब से 5 यूनिट की प्राइस 1456 होनी चाहिए। लेकिन एज पर स्टैंडर्ड प्राइस, हमारी स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने डिसाइड की थी, उसके हिसाब से 5 इंटू 242 करूं तो कितना खर्चा आ रहा है, सर 1210 आ रहा है।
हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने डिसाइड की थी ना, एक स्टैंडर्ड प्राइस, उसके हिसाब से खर्चा कितना होना चाहिए, 1210। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा कितना दिख रहा है, 1456, मतलब ज्यादा खर्चा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ज्यादा खर्चा दिख रहा है। ज्यादा खर्चा दिख रहा है मतलब ये एडवर्स माना जाएगा। ज्यादा खर्चा दिख रहा है मतलब ये एडवर्स माना जाएगा, तो ये नेक्स्ट मंथ अब सेटल होगा। कितना सेटल होगा नेक्स्ट मंथ, 1456 माइनस 1210 मतलब 246। 246 हमारा एडवर्स। सर अभी भी बताओ वापस क्यों, वापस बता देता हूँ क्यों ये एडवर्स आया। सर हमारे हिसाब से खर्चा कितना है, 1456, लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से खर्चा कितना होना चाहिए 5 यूनिट का, 242 के हिसाब से 1210 होना चाहिए। तो हमने ज्यादा खर्चा दिखाया, हमारा और ज्यादा खर्चा पड़ रहा है। करेक्ट है, क्योंकि नेक्स्ट जब हमने इश्यू 242 के हिसाब से किया है, तो हमारा ये एडवर्स दिखेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिखेगा। इसी वजह से ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सर खर्चा ज्यादा है तो एडवर्स दिखेगा 246। ये एडवर्स जो होगा वो नेक्स्ट मंथ में टैली हो जाएगा। जैसे हमने ये 20 रुपए हमने सेटल किए, वो नेक्स्ट मंथ में 246 रुपीज सेटल कर देंगे। करेक्ट है। चलो लास्ट सम, 11th सम। Receipt and issue of item of stores are made as follow. Sir, there was no balance before 9th January. सर 9th January से पहले कोई बैलेंस था भी नहीं, कुछ है भी नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है। सर उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है पहले देखो, 9th जनवरी को ऊपर रिसीट हुआ 17 रुपए के ऊपर 10 यूनिट, इस तरह से दिया हुआ है। 19th के ऊपर 25 यूनिट रिसीव हुए 10 रुपए के ऊपर। फिर उन्होंने बोला है कि 20 तारीख के ऊपर इशू हुए 10 यूनिट। ठीक है सर, इस तरह से इशू, और मतलब 3 महीने का चीज ये हुआ है, जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च। करेक्ट। सर ठीक है। सर उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुवरी रिसीट। सर फेब्रुवरी रिसीट जितनी भी हुई है उसका सिंपल एवरेज बताओ। सर फेब्रुवरी में कितनी रिसीट हुई है, सिंपल एवरेज। फेब्रुवरी में रिसीट हुआ है सर 12 रुपए का और 16.90 रुपए का गुड्स, कुछ नहीं। सर 12 प्लस 16.90, सिंपल एवरेज क्या करते हैं हम, सिंपली 2 है तो 2 का एवरेज कर दो, 14.45। इतना सिंपल पूछा सर, पूछा तो हमने लिख दिया। सिंपल एवरेज बोला है वो भी फेब्रुवरी मंथ का, तो फेब्रुवरी मंथ में जितने भी हमें मिले थे वो सबका एवरेज कर दिया। सर ठीक है, नो इशू। अब उन्होंने क्या पूछा, व्हाट आर द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ जनवरी फेब्रुवरी एंड फेब्रुवरी मार्च। सर कुछ मत करो, मूविंग मंथली एवरेज। सर मूविंग मंथली एवरेज क्या करते हैं हम लोग, मूविंग मंथली एवरेज मतलब आपको मैं ऐसा बोलता हूं कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा पहले इसका एवरेज कर देना है। मूविंग मंथली एवरेज मतलब पहले मंथली एवरेज जनवरी का करो, फिर मंथली एवरेज फेब्रुवरी का करो। इस तरह से देखो, पहले यहां पे उन्होंने बोल दिया सिंपल एवरेज ऑफ जनवरी मंथ, सिंपल एवरेज ऑफ जनवरी किया। करेक्ट। ओके। सर पहले लॉजिक बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन क्या किया। उन्होंने ऐसा बोला कि देखो भाई, जनवरी एंड फेब्रुवरी इन दोनों का इंडिविजुअल एवरेज करो, फिर उन दोनों का एवरेज करो, फिर फेब्रुवरी और मार्च इन दोनों का इंडिविजुअल एवरेज करो, फिर उन दोनों का एवरेज करो। ये बोलना चाहते हैं क्वेश्चन। क्या पूछा है उन्होंने, व्हाट आर द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ जनवरी फेब्रुवरी, मतलब जनवरी फेब्रुवरी का इंडिविजुअल एवरेज करो, फिर उसका भी एवरेज करो। तो सर जनवरी और फेब्रुवरी का इंडिविजुअल एवरेज करेंगे, फेब्रुवरी का तो इंडिविजुअल एवरेज देख रहा है हमारा 14.45, पहले क्वेश्चन में ही कर दिया। सर फिर जनवरी का इंडिविजुअल एवरेज करेंगे, 17 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, सर कितना आएगा 11.67। सर अब जनवरी फेब्रुवरी का एवरेज करना है, तो सर मूविंग एवरेज मतलब एवरेज का एवरेज 14.45 11.67, कितनी प्राइस है, दो, तो एवरेज दो ही आएगा। दो प्राइस है ना, तो एवरेज का एवरेज मतलब दो प्राइस और डिवाइड बाय 2, तो 13.06, ये जनवरी फेब्रुवरी का है। सर अब उन्होंने फेब्रुवरी मार्च का पूछा है। सर फेब्रुवरी मार्च, मार्च में तो एक ही प्राइस है 20, तो एवरेज 20 ही रहेगा, तो इसी वजह से फेब्रुवरी मार्च का क्या रहेगा 14.45, फेब्रुवरी का 14.45 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 17.225। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रोडक्शन में नहीं था, पर ये एक ही पॉइंट ऐसा है जो कवर नहीं हुआ था पर उन्होंने दे दिया है। ठीक है, इट्स ओके। करेक्ट है। ओके आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बोला इफ अ वेटेड एवरेज इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग इशू, हाउ डज द वैल्यू ऑफ बैलेंस इन स्टॉक चेंज ड्यूरिंग जनवरी। उन्होंने वेटेड एवरेज बोला है कि वेटेड एवरेज के हिसाब से सम होगा तो कैसे होगा प्राइसिंग। सर वेटेड एवरेज के हिसाब से ये पूरा सम कर देना है। पहला सम मैंने करवाया था वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से, पूरा सम आपको वेटेड एवरेज के हिसाब से करना है। देखो आपको फटाफट से बता देता हूँ, पहले हमने क्या किया, पहले हमने
रिसीट किया तो ये बैलेंस पूरा लिख दिया हमने। फिर जनवरी मंथ में वापस रिसीव किया 25 × 10, देखो रिसीव किया 25 × 10 तो 250। तो सर ये दोनों यूनिट्स का टोटल कर दिया और खर्चे का भी टोटल कर दिया और एक एवरेज कर दिया 420 डिवाइड बाय 35। वेटेड एवरेज मेथड जो मैंने आपको सिखाया वही उन्होंने किया। करेक्ट है सर। अब इश्यू करूंगा 10, तो 10 यूनिट 12 के ऊपर इशू करूंगा वेटेड एवरेज, ये 12 के ऊपर इशू कर दिया। 420 में 120 माइनस करेंगे तो 300 आ जाएंगे। अब और 20 यूनिट इशू किया 12, दैट्स इट। मतलब ये वेटेड एवरेज है, इसमें कुछ है नहीं। जनवरी मंथ में वो भी उन्होंने बोल दिया कि एक ही महीने का करना है वेटेड एवरेज, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा कुछ खासा नहीं। ठीक है, पर अब ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला है, इफ वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड के ऊपर वेटेड एवरेज प्राइस डिसाइड होगी एंड इज देन यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इश्यू ऑफ दैट मंथ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मंथ एंड बैलेंस। सर उन्होंने बोल दिया कि ये पीरियोडिक है इनडायरेक्टली। क्या बोला, इफ द वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के एंड के, मतलब ईच मंथ हर एक महीने के एंड के ऊपर एक वेटेड एवरेज प्राइस निकाली जाएगी और उसका हम नेक्स्ट मंथ और फिर हम उसी महीने का इशू उस प्राइस के ऊपर करेंगे। ठीक है सर, पहले क्या करते हैं, पूरे महीने का रिसीट लिख दो, मैंने यही बताया, पूरे महीने का रिसीट लिख दो, पूरे महीने का रिसीट यहाँ पे टोटल 10 17 117, 10 17 117। सर 25 यूनिट 10 यूनिट 250, 35 12 420। करेक्ट है सर। और जितने भी यूनिट मैंने परचेस किया हुआ है, 15 यूनिट परचेस किया 8 के ऊपर। सर पहले परचेस जितना किया है वो लिख दो, 15 8 120। सर खर्चा, सर आपको कुछ ज्यादा करना नहीं था, मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ क्या करना है। कुछ ज्यादा नहीं करना था, ये सब रब कर देता हूँ इजी तरीके से। हम जो पीरियोडिक करते थे ना वैसा ही करना है। पीरियोडिक कैसे करते थे हम, सर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 17 117, 170, 25 × 10 250, 15 × 8 मतलब 120, ये तीनों का टोटल कर दो 170, 170 प्लस 170 प्लस 250 प्लस 120, 540। और यूनिट कितना है तीनों के पीरियोडिक में, 10 प्लस 25 प्लस 15, दैट इज 50। सर 540 डिवाइड बाय 50 कर दो, 540 डिवाइडेड बाय 50। सर 10.8 रुपए का एक प्राइस आएगा, 10.8 के ऊपर आपको इश्यू करना है, दैट्स इट। देखो 10.8 हम हमारे हिसाब से करेंगे सम, मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया उसके हिसाब से मैं तो सम करवाऊंगा। तो सर अब सर हमने पूरे जनवरी मंथ में कितना इश्यू किया, 30 यूनिट इश्यू किए। जनवरी मंथ में पूरा कितना इश्यू किया, सर 30 यूनिट इश्यू किए, देख लो यहाँ पे, ये रहा जनवरी मंथ में 30 यूनिट मैंने इश्यू किए, 30 यूनिट। तो सर वो 30 के 30 यूनिट 10.8 के ऊपर इश्यू होंगे। सर 10.8 के ऊपर इश्यू हुए हैं, देख लो 30 यूनिट 10.8 के ऊपर इश्यू है 324। तो सर 50 में से 30 गए तो 20 बचे, और 540 में से 324 गए तो 216 बचे, 216 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो भी 10.8 ही आए। सर अब कुछ नहीं करना है, अब वापस 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 जो भी मैं बोलूं वापस वही करना। सर जनवरी, अब फेब्रुवरी मंथ में हमने कितना परचेज किया था, फेब्रुवरी मंथ में हमने कितना परचेज किया था, थोड़ा ध्यान से। सर फेब्रुवरी मंथ में हमने कितना परचेज किया था, फेब्रुवरी मंथ में हमने 20 प्लस 10, तो 20 × 12, 10 × 16.9, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। करेक्ट है सर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12, 20 × 12 240, फिर 10 × 16.90 दैट इज 169, वो तो सेम ही रहेगा। 240 प्लस 169 दैट वुड बी 409, 409 डिवाइड बाय 30 यूनिट्स, 409 409 409 डिवाइड बाय 30 यूनिट्स, दैट इज 13.63। करेक्ट है, 13.63 वुड बी योर रेट। अरे हाँ, ऊपर के 20 यूनिट भी रह गए ना, ऊपर के 20 यूनिट भी रह गए। देखो ये तो हो गया 20 × 12 240, 10 × 16.9 दैट इज 169। और अभी जनवरी के और दो कितने बचे थे, जनवरी के
जनवरी के क्लोजिंग स्टॉक में बचे थे 20, 20 इंटू 10.8, 20 इंटू 10.8, दैट इज 20 इंटू 10.8, दैट इज 216। सर टोटल खर्चा कितना है? 240 प्लस 169 प्लस 216 इज इक्वल टू 3625 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स है? 20 10 20 50, दैट इज 12.5, 12.5 पे इशू। सर कैसे किया वापस बताता हूं। देखो सर हमने फेब्रुआरी मंथ में कितना परचेस किया? 20 प्लस 20 इंटू 12। सर फेब्रुआरी मंथ में 10 इंटू 16.9, ये दोनों परचेस जो किए वो तो लिख दिए, पर जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था वो भी तो इसी महीने बेचना है ना, तो सर उसको भी तो मुझे लेना पड़ेगा। तो 20 इंटू 10.8 हमारा बचा हुआ था, मतलब हमारा ये 3 खर्चा पीरियोडिक है। तो पूरे पीरियड में हमारे पास जितने गुड्स पड़े होंगे वो सबका टोटल कर दो। सर टोटल ये तो तीनों का खर्चा, ये तीनों का खर्चा डिवाइडेड बाई तीनों में जितने यूनिट 50, तो सर 12.5। तो देखो हमने जब भी इशू किया 40 यूनिट मैंने फेब्रुआरी में इशू किए 12.5 के ऊपर। तो सर अब मेरे पास 625 रुपए का खर्चा है, 625 रुपए का खर्चा है। 625 में से मैं क्या कर दूंगा? 500 निकाल दूंगा तो 125 बचेगा। करेक्ट है? तो 50 माइनस 40 दैट इज 10 और आ जाएगा। ठीक है, आपको हर महीने बैलेंस भी लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ। देखो 20 है, 20 में अगर 20 प्लस किया तो 40 हो जाएगा, 40 और यहाँ पे आप खर्चा लिख दो 216, 240, 456। करेक्ट है? दैट्स इट। ओके। फिर उसके बाद आपने लास्ट मंथ में 20 का परचेस किया था, तो सर हमने कितना परचेस किया? 10 में 20 और परचेस किया तो 30 हो गया। ठीक है, 125 में 400 आ गए, 525 हो गए। अब 525 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 1750, 17.50 आ जाएगा। देखो ये भी आपको उन्होंने बोला था कि मार्च मंथ का हर एक मंथ का एंड पे, तो सर हर एक मंथ के एंड पे करना है। तो सर फेब्रुआरी के एंड के ऊपर हमारे पास बैलेंस कितना बचा था? 10 यूनिट, 10 यूनिट बचा था 12.50 के ऊपर, मतलब 125 का कुछ पड़ा था। करेक्ट है सर? और मैंने कितना ऐड किया? 20। सर और मैंने 20 ऐड किया कितने के ऊपर? 20 के ऊपर। करेक्ट है? और उसका खर्चा हमारा 400 रुपए। तो सर 400 प्लस 125 मतलब 525, 525 डिवाइड बाई कितने यूनिट है? 30। तो 525 डिवाइड बाई 30 कर दोगे तो सर 17.5 आ जाएगा। 17.5 के ऊपर आपको इश्यू करना, 17.5 के ऊपर आप इशू करोगे 20 यूनिट, 30 यूनिट में से 20 यूनिट चले जाएंगे तो 10 यूनिट बचेंगे। सर आप पीरियोडिक की तरह करना है, हमें ये सम पीरियोडिक की तरह करना है, तो पीरियोडिक के एंड के ऊपर आप बैलेंस लिख दोगे तो भी चलेगा। करेक्ट है? एक एक दिन के बाद बैलेंस लिखोगे तो वो तो परपेचुअल हो जाएगा, हमें पीरियोडिक करना है। करेक्ट है? तो इसी के साथ हमारा ये मटेरियल कॉस्टिंग खत्म होता है। मटेरियल कॉस्टिंग के सारे सम हमने कंसिडर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग।